नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनने जा रही है, यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है। जबरदस्त जीत का मार्जिन है। एनडीए इस बार 200 पार पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, और इस जीत के पीछे क्रेडिट चिराग पासवान का भी है, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। पीएम मोदी का भी है और नीतीश कुमार का भी है। एकजुटता जो एनडीए की तरफ से दिखाई गई थी, जो रणनीति सेट की गई थी, जो मुद्दे उठाए गए और जिस तरह से विकास की लहर बिहार में दौड़ी, उसी का आज ये नतीजा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अब तो ताजपोशी की तैयारी चल रही है। जेपी नड्डा से लेकर तमाम जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं और बिहार की जनता को शत शत नमन भी कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में बिहार की जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की मजबूती कितनी है। लेकिन इस जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, आज इस वजह को समझेंगे कि कैसी रणनीति एनडीए की तरफ से बनाई गई, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इतना बड़ा जीत का मार्जिन, जीत का जो आंकड़ा है वो एनडीए अपने और कर पाया, और महागठबंधन से क्या बड़ी गलती और भूल हो गई, इसे आज समझेंगे। समझने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सहयोगी राज सिंह। सर, हम सुबह से लगातार जैसे जैसे डिटेल्स और डेटा आ रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, अपना जो भी हमारा रणनीति है हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, सारे आंकड़े बता रहे थे। लेकिन अब तो फाइनल है, लगभग है 200 तो पार एनडीए ने कर लिया है। लेकिन इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत के पीछे आपको क्या लगता है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस बार के चुनाव में नजर आया? देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी मुकेश सैनी जिसका खाता भी नहीं खुला, इन लोगों ने बिहार की जनता को एसेस करने में सबसे बड़ी गलती कर दी। तो एक तो रणनीति के तौर पे कि आपको किस तरीके से पेश आना चाहिए था, आप एक डिवाइडेड हाउस के रूप में, ऐसा लगा ये गठबंधन जो है जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को डिप्टी सीएम बनना है, तो एक लोभी गठबंधन के रूप में आपने अपने आप को पेश कर दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती महागठबंधन की ओर से हुआ कि आपने सीधे सीधे अपना पूरा तोपखाना खोल दिया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक करने में। आपने नीतीश कुमार के ऊपर पूरा तोपखाना खोल दिया कि पागल हैं, तो दिमाग काम नहीं करता, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार है, वो डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट निकाल के लाओ, पता नहीं क्या क्या, बूढ़े हैं, लंगड़े हैं, बीजेपी के चमचे हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। आपने नीतीश कुमार को जो आपने पर्सनल टारगेट करना शुरू किया, वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ा मिस्टेक आप ये कहिए कि ये राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री मोदी चोर हैं, तो ये हैं, तो भाई ये लोग सीखते नहीं है ना। ये किसी को दुम की तरह जो है वो टेढ़े के टेढ़े रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आपकी पूरी, एक चाय वाला बोल दिया था 2014 चला गया, फिर आपने गाली दी 2020 चला गया, 19 चला गया, और यही काम आपने किया कि मोदी चोर है, वोट चोर, गद्दी चोर, ये करो वो करो, आपने करना चालू कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्रधानमंत्री मोदी की मां को भी गाली दी थी। ये सारी चीजें, कोई ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पंडित लोग इसको काउंट नहीं करते, सारे लोग ये जात उसमें, ये जात, ये ग्राउंड में लोग से हम लोग बात करते थे तो ये लोग नाराज होते थे। फिर आपने वो गंदा काम कोई डिस्कस नहीं कर रहा टेलीविजन के ऊपर कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, और प्रधानमंत्री मोदी को मां के लेकर के एक एआई वीडियो आया था, आपको याद है? ये सारी चीजें ये बता रहा था कि आपके पास कोई वैचारिक, कोई रणनीतिक रूप से, या फिर जनता को ऑफर करने के लिए कोई कंक्रीट चीज नहीं है। आप गाली गलौज करके चुनाव जीतना चाहते थे, तो बिहार की जनता ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। राजीव सर, आपको क्या लगता है, क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से आज ये नतीजा हम सबके सामने है? देखिए, समस्या गिनाना और समाधान देना,
ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। समस्या गिनाने के चक्कर में समाधान की ओर जाना भूल जाते हैं। जो पार्टियां अभी बिहार में चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसके पास सरकार है, सत्ता है, वो काम कर रही है। उसको उस काम को दिखाने के लिए लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके पास वो काम दिख रहा है। लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास अच्छी सड़कें हैं, लोगों को दिख रहा है हमारे घर में नल जल योजना का पानी आ रहा है, हमारे घर में टॉयलेट आ गया, मोदी ने ये अभियान चलाया था, हमारे घर में सब्सिडी आ रही है किसान सम्मान निधि की, उज्ज्वला योजना की, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की वो सारी हमें मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमें एक हेल्थ सिक्योरिटी मिल रहा है जो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये दिखाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए एनडीए की सरकार को नहीं था कि देखो हम जब सरकार में रहे, सत्ता में रहे तो क्या क्या किए हैं, वो एक एक चीज बताते रहेंगे तब वो समझेगा। वो इन बातों से संतुष्ट है। लेकिन आपको अगर विपक्ष में बैठे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। आप अगर यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे कि जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है बेरोजगारी, ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो अपोजिशन में बैठी रहती है, एक ऐसा सामान्य मुद्दा है कि अमेरिका में भी जाएंगे तो वही मुद्दा नजर आएगा, भारत में भी जाएंगे, चाहे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अपना का कहे, चाहे वो ये कह ले कि नहीं नहीं हम सबसे विकसित देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, फिर भी वहाँ एक समस्या रहती है बेरोजगारी की, वहाँ महंगाई की समस्या रहती है। उसी तरीके से ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी दे देंगे, ये एक यूनिवर्सल समस्या पर जा रहे थे। लेकिन ना ये लोकल लेवल पर कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए इन समस्याओं को लेकर कि देखो ये समस्या है, ये प्रॉब्लम नीतीश की सरकार में है। 20 सालों से सरकार चल रही है लेकिन सड़कें अच्छी नहीं है, 20 सालों से सरकार चल रही है लेकिन योजनाओं का जो फायदा आपको मिलना चाहिए वो मिडिल मैन दलाल खा जाते हैं। ये कभी भी इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए और इसीलिए ये सिर्फ चीखते चिल्लाते रहे, वादे करते रहे। ये वादा जो कि हवाई किला बनाने का है कि हम ये कर देंगे, इतने पैसे दे देंगे आपके अकाउंट में, ये तो प्रशांत किशोर इतने बेहतर तरीके से कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे गिनाए, लोगों का विश्वास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही यूनिवर्सल प्रॉब्लम वो भी लेकर आ रहे थे। फैक्ट्री बना देंगे, फैक्ट्री कैसे बनाओगे पता नहीं, ये लोगों को शिक्षा बेहतर दे देंगे, कैसे दोगे पता नहीं। लेकिन लोगों को ये पता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये एक प्ले स्कूल की तरह आंगनवाड़ी का इस्तेमाल होता है, वहां से लेकर मिडिल स्कूल तक हर जगह पर उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, चाहे वहां मध्याह्न भोजन मिले, अभी ब्रेकफास्ट की बात हो रही थी, फिर उनके कपड़े मिलते हैं, साइकिल मिलती है, पैसे मिलते हैं 10वीं पास करने के बाद, गरीब बच्चों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिलती है 10वीं 12वीं तक। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं होती कि शादी करने पर कितने पैसे दिए जाएंगे, कोई किसी की अगर मौत हो जाती है तो तत्काल मुखिया उस व्यक्ति के घर में जाकर 10,000 रुपया देगा अंतिम संस्कार के लिए। तो ये योजनाएं दिख रही थी, लेकिन इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए, यूनिवर्सल मुद्दे उठाए और उसका समाधान दिखाने की जो कोशिश की, वो कभी लोगों को समझ नहीं आया कि ये समाधान हो सकता है कि नहीं। तो बिहार के लोगों ने ये देखा सरकार किसके पास होनी चाहिए, सत्ता किसके पास होनी चाहिए, और इसीलिए ये जो वोटिंग हुआ, वोटिंग में यह दिख रहा था कि नहीं, हमें किसी तरीके से उस सरकार को आने से रोकना चाहिए जिसने पहले कुछ ऐसा किया है जिसका डर अभी तक हमारे भीतर है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ आए और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कोऑर्डिनेशन, सारी पार्टियां एनडीए की, पीएम मोदी और नीतीश कुमार का ये जो लगातार प्रचार करना, संगठन को मजबूत करना, ये सारे फैक्टर ऐसे थे जिसने चुनाव के नतीजे पलटे और नया रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल, एक तो होती है हार और एक होती है बुरी हार, और जब राजसर इस तरह की बुरी हार होती है तो किसी भी पार्टी के लिए तो डीमोटिवेशन होता है, दोबारा फिर से उठना एक बहुत बड़ा टफ हो जाता है। अब आप यहाँ से आरजेडी को, वीआईपी को, बाकी महागठबंधन की दलों की पार्टियों को कहाँ देख रहे हैं? क्या वो दोबारा उठ पाएंगे? देखिए, दोबारा उठ पाएंगे कि नहीं वो तो देखना होगा, लेकिन अभी तो वहाँ बहुत बड़ा महाभारत होने वाली है।
अभी देखिए महागठबंधन में ये सब लोग एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा इनका जो फेलियर हुआ है इसमें आपस में एक दूसरे की टांग जो इन लोगों ने खींची है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए ना, मुकेश सहनी अभी कहाँ है, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना था, उनका तो खाता ही नहीं खुला, और कांग्रेस कह रही थी कि हम 70 सीट लड़ेंगे। उनका बयान आया है, पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई, वो कह रहे हैं ये तो हार जीत चलता रहता है। हार जीत चलता रहता है तो सबको मालूम है, इसमें नया क्या है भाई, आप जीत के तो दिखाते। 15 सीट आपको मिली थी, खाता तो आपका खुलता, वो भी नहीं खुला। मतलब आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, आपका खाता तक नहीं खुला। और वहां से जो खबर आ रही है कि जिस कम्युनिटी पर उनका बहुत भरोसा था, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है, उसी ने उनका साथ छोड़ दिया है ना। उसको लेकर के अब देखिए कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के सामने क्या स्थिति है, पिछला प्रदर्शन भी दोहरा नहीं पाई है, दोहराने की बात तो छोड़िए कि बिल्कुल सिंगल डिजिट में रह गई है। इनका यहाँ से उठना बड़ा मुश्किल है, और अपना घर ठीक करेंगे, लेकिन देखिए घर ठीक करने के लिए हकीकत को स्वीकार करना बड़ा जरूरी होता है। ये कहाँ स्वीकार कर रहे हैं? अभी कांग्रेस में से आवाज उठ रही है ना कि फिर वोट चोरी हो गई, शाम तक हो जाएगा, ईवीएम चोरी हो गई। पहले जब तक आप अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सुधर सकते। प्रॉब्लम महागठबंधन के साथ क्या है कि उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं किया। ये फालतू के मुद्दे, राहुल गांधी आ गए, वोट चोरी हो गया, SIR हो गया, अब अगर ये सब ड्रम आप बजाते रहिएगा तो आप कभी नहीं सुधर पाइएगा और कभी नहीं उठ पाइएगा। तो अगर इनको उठना है तो पहले तो ग्राउंड रियलिटी को इनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उस ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी उसको सुधारेंगे। इस तरह से नहीं होता है चुनाव के पहले वो कहीं से उठा करके था ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा तो जोड़ दिया इन्होंने, अब हम बनेंगे मुख्यमंत्री, तुम बनोगे उप मुख्यमंत्री, और चलो हम लोग जीत जाते हैं। जनता तो सब देख रही है ना, और जनता ने कैसा जवाब दिया ये आप देखिए। इस तरह से सुपड़ा साफ हो गया इनका। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि महागठबंधन की पार्टियां जो हैं इस ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार करें और ये बेकार का रोना धोना बंद करें। आप शाम तक देखिएगा रोना धोना शुरू हो जाएगा इनका, ये सब लोग शुरू कर देंगे। पहले उसको बंद करें, स्वीकार करें अपनी कमी को। शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए था, एक वीडियो रिलीज करना चाहिए था मनीष सर, क्योंकि इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के बाद, एग्जिट पोल के वक्त, हर वक्त तेजस्वी यादव एक वीडियो जारी करते थे, कहते थे ये सब बकवास है, हम नहीं मानते, इंतजार कीजिए, मतलब बहुत सारी बातें करते थे। अब तो उनको बाहर आना चाहिए था, कहाँ दुबक गए हैं तेजस्वी यादव? देखिए, बाहर कौन आता है? जो पॉलिटिकल आदमी होता है, जो आदमी पॉलिटिक्स जमीन से करता हुआ ऊपर तक आता है, वो उसमें इस तरह का ग्रेस होता है। ये मार्केटिंग एजेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट करने वाले, ये मार्केटिंग, ये उस तरह के पॉलिटिकल मैनेजर से घिरा हुआ व्यक्ति है। ये तो पहले पूछ रहा होगा, तुम लोगों को इतने पैसे मैंने दिए, तुमने ये काम क्या करवा दिया, तुम्हारी स्ट्रेटजी पे चले, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए। तो वो लोग ये कह रहे होंगे कि देखिए ये समझाया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी को समझा दिया जाता है कि नहीं नहीं सर, आप हारे नहीं, वोट चोरी हो गई थी, आप हारे नहीं, ईवीएम खराब हो गया था। तो ये जो है ईवीएम खराब और वोट चोरी, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। अगर वो लीडर होता तो अब तक सामने आकर के हार को स्वीकार कर लिया होता। ही शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन कि वो सामने आकर के हार मान ले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, सबसे पहले शरद पवार आकर के उन्होंने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज कंडक्टेड। आपने क्या किया? अब आप वहां पे सोच रहे होंगे, सारे लोगों को फोन लगाओ कि कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ी काउंटिंग में तो नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। ये सारे कांग्रेसी, उसके चट्टे बट्टे, ये मार्केटिंग एजेंट्स अब इसी धंधा में लगेंगे। शाम तक देखिए ये फिर कोई गंदा बहाना बनाएंगे, जैसे अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब अपने से तो राजनीति करके बने नहीं है ना, ये सब तो अपने बाप दादाओं के काम के ऊपर आए हुए हैं। तो अखिलेश यादव कभी हार नहीं मानता। जब भी चुनाव होगा कुछ ईवीएम, वो कभी सामने आकर के नहीं कहता कि हम हार स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि हार की वजह इन लोगों की अकड़, वो सबसे बड़ा कारण बना है कि इसमें ये फजीयत हुई है। वाकई में फजीयत तो हुई है, लेकिन क्या रणनीति बना रहे होंगे अभी तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव के पास अब रणनीति बनाने के लिए नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति बनाना है। क्योंकि अभी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, वो तो सरवाइव कर लेगी,
उस महागठबंधन के अंदर दूसरी पार्टियां जो है, जैसे कांग्रेस सरवाइव नहीं कर पाएगी बिहार में। और यही समस्या है राहुल गांधी के लिए कि जब आपकी पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी, संगठन खत्म हो जाएगा, तो आगे लोकसभा चुनाव में बिहार में आप कैसे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। और आगे के समय में अब तेजस्वी यादव ये भी सोचने पर मजबूर होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मजबूर होंगे कि क्या कांग्रेस को अपने साथ रखा जाए। यह समस्या पहले से चल रही थी राष्ट्रीय जनता दल में कि क्या कांग्रेस को अपने साथ रखा जाना चाहिए, क्या कांग्रेस का वोट कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आता है। इनका कंफ्यूजन सिर्फ यही है कि कांग्रेस और राजद अगर अलग चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ महागठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं, इन लोगों ने अपनी स्थिति हैसियत को नहीं समझी। जैसे एनडीए की बात देखिए, एनडीए में भी सहयोगी पार्टी है और सहयोगी पार्टियों में अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है तो उसको जो सीटें दी जाती है, क्या वो पाटलिपुत्र से उधर दी जाती है, क्या वो मिथिलांचल में, सीमांचल में, या फिर वो अंग रीजन में दी जाती है? नहीं दी जाती है। उनका एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि किन किन क्षेत्रों में आप राजनीतिक एक्टिविटी बेहतर कर सके। मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, क्या मगध के रीजन में कुछ क्षेत्रों को अलावा उनको कहीं और यूज भी किया जाता है या उनको सीटें दी जाती है? ये कॉम्बिनेशन है, ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर ये लोग उनसे राजनीति सीखते हैं कि कैसे रणनीति बनाई जाती है। इन लोगों को क्षेत्रीय पार्टी बनाना है, इसके आगे जाना नहीं है। अब मुकेश सहनी को देखिए, ये डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहते हैं, ये अपने आप को समझते हैं कि हम पूरे बिहार की पार्टी हैं, लेकिन 3-4 जिलों में इनका इम्पैक्ट जो है अगर उसको संभाल के रखते तो वहां पर कुछ अच्छी स्थिति हो जाती। लेकिन हम डिप्टी सीएम बनेंगे, हम बहुत बड़ी पार्टी बन जाएंगे, अब आगे क्या करोगे? जैसे ये मुकेश सहनी बोलते हैं कि जीत हार होती है, लोकसभा चुनाव में आप हार गए, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। राजनीति करने के लिए आप कारोबार को बीच में छोड़कर इसे कारोबारी बना रहे थे, प्रोफेशन हो गया अब इनका पॉलिटिक्स। तो ऐसी स्थिति में जब आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, संगठन कैसे चलाओगे? तो आगे अब बिहार में चुनाव तो 5 साल बाद विधानसभा का और 4 साल बाद लोकसभा का, तो इस 4-5 साल तक क्या अपनी पार्टी को बनाए रख पाओगे? तो जो अभी स्थितियां चल रही है, इन आंकड़ों के पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी मजबूत स्थिति में आई है कि नीतीश कुमार के लिए भी दरवाजा एक ही दिखाई पड़ेगा। और दूसरी पार्टियां जो बार बार कह रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी का करिश्मा थोड़ा कमजोर हुआ, ये महाराष्ट्र में तो हिंदू मुस्लिम कर दिया, हरियाणा में तो वोट चोरी कर लिया, दिल्ली में तो केजरीवाल को हराया, अब बिहार में हराया और उसमें कांग्रेस भी थी। और ये बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट, ये जो लालू प्रसाद यादव को कहा जाता था कि सोशल जस्टिस के नायक हैं, उनके बेटे तेजस्वी भी आ रहे। तो ऐसी स्थितियों में अब भाजपा बहुत ऊपर पहुंच गई है, संगठन मजबूत है, महत्वाकांक्षा ज्यादा है, मनोबल बढ़ा हुआ है। और इन लोगों के बीच महागठबंधन की पार्टियों में अब विचार इस पर होगा कि अगर सरवाइव करना है मुकेश सहनी को, तो सीधे एनडीए की तरफ आओ, लालच मत रखो, 5 साल के बाद का इंतजार करो। और इन लोगों को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए कि हम भाजपा से अगर बात कर रहे हैं तो हमारी औकात कितनी तक है। वाकई में अब सहनी भी मंथन जरूर कर रहे होंगे और पछता भी रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी तेजस्वी का साथ देके। इसी भी बड़ी खबर आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से सबसे बड़ी बात जो पीएम मोदी ने अपनी प्रधानमंत्री मोदी ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, जो बधाई दी है, कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई। मतलब ऑलरेडी जो पिछले 2 घंटे पहले मैंने कहा था कि बातचीत हो गई है और मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार लेंगे, 10वीं बार अब शपथ अब नीतीश यस। और इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीवी चैनल दे वांट टू प्ले डर्टी, ये बेकार का अफवाह और ये सारी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता साथ में है। एक और चीज जो जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, पीएम मोदी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये जो जनादेश आया है ना, वो और शक्ति के साथ हमें काम करने की हिम्मत देगा, हम और ज्यादा काम करेंगे। तो अब बिहार जो है विकास के साथ तो आगे बढ़ रहा था, यानी कि अब बिहार पे और ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो जनादेश आया है इसमें विश्वसनीयता का बहुत बड़ा रोल है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पिछले जो 20 सालों में नीतीश कुमार की और भाजपा की जो सरकार रही है उसने डिलीवर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायदे किए हैं। तो जब नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें हम लोग 3-3 हज़ार और भी अलग से देंगे, तो लोगों को विश्वास हुआ। उन्होंने विश्वास किया कि भाई जैसे हमें केंद्र से पैसा मिलता है वैसे हमें राज्य से भी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं था कि तेजस्वी ने कह दिया कि हर घर को हम सरकारी नौकरी देंगे। किसने विश्वास किया? नहीं किया ना, क्योंकि विश्वसनीयता की कमी थी वहां पे। और वैसे फिर उन्होंने कह दिया कि जब हम जीत जाएंगे 18 तारीख को शपथ ले लेंगे तो 30,000 रुपये हम महिलाओं को एक साथ दे देंगे। देखिए ये वजह है, विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी वजह रही है इस जनादेश के पीछे। चुनाव प्रबंधन तो अपनी जगह पे रहा ही है, वो टॉप क्लास का रहा है, टॉप क्लास का चुनाव प्रबंधन और टॉप क्लास का डिलीवरेंस। और उसके अलावा एक चीज़ है जो हम लोगों को बार बार हम लोग उसको कह रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा, वो रहेगा इस जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए इस बार क्या है, पिछली बार भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था, ठीक है, लेकिन इस बार एब्सोल्यूट नंबर्स में भी आप देखेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में इस सरकार को वोट दिया। मतलब जो समाज का एक ऐसा तबका है जो आपके समाज और राज्य की विकास जो है उसको तय करती है। ये घर में एक महिला पढ़ी लिखी हो, अगर सशक्त हो तो आपका परिवार बढ़िया होता है, फिर समाज बढ़िया होता है। इस पे नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किया है, एक अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है इस सरकार ने, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, दूसरे नीतीश कुमार की एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उन्होंने जब नीतीश कुमार जहां से आते हैं उनके पास पहले कोई बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण नहीं था। उन्होंने ओबीसी में से ईबीसी बनाया, दलित में से महादलित बनाया, उन्होंने अपने लिए एक जो समीकरण बनाया और उसके साथ जो भाजपा का जो वोट बैंक जुड़ा जिसमें सवर्ण वोट बैंक रहे और जितने भी विकास में विश्वास करने वाले लोग रहे। इसलिए मैं कहता हूँ एक बहुत बढ़िया ये चुनाव प्रबंधन रहा। इसमें जो बेनिफिशियरी जो रहे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस सरकार को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को जो सबसे बड़ा समर्थन जिस वर्ग ने दिया वो है महिला। और महिलाओं को ये क्रेडिट जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के कैंडिडेट जीत करके आए हैं। तो इस जीत के लिए पहली अगर किसी को बधाई देनी चाहिए तो बिहार की महिलाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में इसीलिए पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि ये सुशासन और विकास की जीत है। और वाकई में जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर जिस तरह से रणनीति बनाई गई या जो विकास की सौगात लगातार बिहार में दी जा रही है, उसी का नतीजा है। चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर एक फैक्टर को साधने की कोशिश की। और आज यही वजह है कि बिहार में एनडीए 200 पार का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।